और इसी के साथ आपको बता दें किरेन रिजिजू ने फिर मीडिया के सामने आकर बताया कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को अपमानित किया। उन्होंने 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है। तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर किरेन रिजिजू भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिले हैं। इस डेलीगेशन में हमारे वरिष्ठ मंत्री, देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मैं, कानून मंत्री मेघवाल जी, पार्टी का महासचिव अरुण सिंह जी और पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज ओम पाठक जी फुल कमीशन से मिले हैं। हम लोग बहुत ही दुखी मन और बहुत ही आक्रोशित होकर के कमीशन से मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली चुनाव आयोग को हम लोग चुनाव प्रक्रिया को लेकर के कोई विशेष काम होगा तभी आते हैं, लेकिन आज हमारे डेलीगेशन जाने का मुख्य मुद्दा है जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया। मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। आज तो बड़ी जानकारी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, रिजिजू समेत कई नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। खड़गे के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। देखिए, इसमें इस डेलीगेशन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और निर्मला सीतारमण जो मुख्य तौर पर इसमें शामिल हैं, उनके नाम भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बयान प्रधानमंत्री के लिए दिया गया था उसे लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत रखी और इससे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान भी बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर खड़गे के बयान के बाद अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से अंकिता शुक्ला मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर चुका है, क्या अपडेट है और इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए निशा, साफ तौर पे जो बीजेपी का जो डेलीगेशन आज चुनाव आयोग पहुंचा था, चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, साफ तौर पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा था, साफ तौर पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट करार दिया था। इसके बाद से राजनीतिक हलके में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और साफ तौर पे अब जो राजनीति है वो गर्माते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चुनावी माहौल चारों तरफ से सजा हुआ है, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तमाम जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, तो साफ तौर पर देखिए कोई भी ऐसा बयान खाली नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर महिला आरक्षण बिल को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ प्रचार प्रसार कर रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता इस तरीके के बयान देते हैं, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मौका छोड़ने वाली नहीं है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तो साफ तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने गया था और औपचारिक तौर पर इसको लेकर शिकायत भी दी गई है और कहा गया है कि किसी पे भी आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते। वैसे प्रधानमंत्री का पद काफी ऊपर माना जाता है, तो साफ तौर पे इसको लेकर आज किरेन रिजिजू हो या फिर अर्जुन राम मेघवाल हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो, तमाम दिग्गज नेता आज गए थे, आज उन्होंने मुलाकात की है और साफ तौर पे कहा गया है कि एक लोकतंत्र पे वार है और इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अंकिता, इसी के साथ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ली जाए तो उनकी मुश्किल अब कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है?
देखिए साफ तौर पे जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जब उन्होंने इस पे सफाई भी दी थी। देखिए गौर करने वाली बात यह है कि साफ तौर पे उनका ये बयान चारों तरफ वायरल हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे, रील स्क्रॉल करोगे, तो साफ तौर पे वो बयान आपको देखने को मिलेगा जिसपे उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट करार दिया। इसके बाद वो साफ तौर पे यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन देखिए चुनावी माहौल है, जैसे कि मैंने आपको साफ तौर पे बताया, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं जहां पे कांग्रेस का दबदबा है, वामपंथी दलों का दबदबा है। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक मौका चाहिए और वो मौका मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया, जिसको साफ तौर पे उसका सही इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ती है कांग्रेस को घेरने के लिए, और तमिलनाडु जैसे इलाके में चुनाव का माहौल है तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भी निशा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंकिता आपने कि किस तरीके से बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ती कि कैसे कांग्रेस को टारगेट किया जाए। देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा गया हो। इससे पहले चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, बयानबाजी ऐसी दोनों की तरफ से आती है। चाहे आप बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी भी कोई दूध से धुली हुई नहीं है, वो भी अपनी तरफ से लगातार इस तरीके के बयान देती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, अगर कोई मुद्दा उसकी तरफ फेंका जाए तो उसे भुनाना किस तरीके से। लेकिन यही बात अगर कांग्रेस की कर ली जाए तो कांग्रेस उसे उस तरीके से भुनाना नहीं जानती। साफ तौर पे निशा ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस भुनाना नहीं जानती, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी या कोई योजना हो या कोई भी चीज हो, कांग्रेस एक मौका नहीं छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। क्योंकि देखिए साफ तौर पे महिला आरक्षण बिल को लेकर हमने देखा किस तरीके से साफ तौर पे राहुल गांधी ने सारी चीजें क्लियरिटी के साथ रखी, परिसीमन का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। लेकिन देखिए साफ तौर पे कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है तो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। और साफ तौर पे देखिए ये विपक्ष पे कई बार आरोप लग चुका है निशा कि विपक्ष के पास अपने मुद्दे नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर बात करते रहती है। और देखिए साफ तौर पे बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी की मां को गाली भी दी गई थी, जिसको लेकर राजनीति पारा भी बढ़ते हुए साफ तौर पे दिखाई दिया था। तो बिहार में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये सब जानते हैं। और साफ तौर पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम भी बिहार में बना लिया, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर आप पश्चिम बंगाल पे गौर करते हैं तो देखिए जो स्टार प्रचारक है साफ तौर पे वो है गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो साफ तौर पे इनको लेकर अगर विपक्ष कोई टिप्पणी कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वो मौका नहीं छोड़ने वाली है। देखिए आपने बयानों की बात की निशा, तो साफ तौर पे एक बयान और सुर्खियों में था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था जिसको लेकर टीएमसी ने एक मौका नहीं छोड़ा। साफ तौर पे टीएमसी योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरते हुए नजर आई। सुभाष चंद्र बोस का वो नारा था जिसको उन्होंने विवेकानंद का नारा बता दिया था, जिसको लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा इस्तेमाल कर रही थी, लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। लेकिन एक गलती, साफ तौर पे विपक्ष को मौका मिल गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ा निशा। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा, तो इसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में लग रहा है कि भुगतना पड़ सकता है, जैसा हमने बिहार में भी देखा। क्या तमिलनाडु में, चाहे तमिलनाडु हो या कहीं पर भी वो इसका इस्तेमाल जो है कर सकती है, तो कितना नुकसान, कितनी सीटों का नुकसान आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को, जिस तरीके से अब शिकायत भी कर दी गई है, सारी चीजें हो रही है, पूरा भुनाने की कोशिश हो रही है, तो कांग्रेस को कितना नुकसान होता हुआ देख रही हैं आप चुनाव में? साफ तौर पे निशा अभी ये आकलन करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है या फिर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। देखिए बयानों का दौर है, चुनावी माहौल है, तो साफ तौर पे बयान तो सामने आते ही है, लेकिन ये तो रिजल्ट्स पे ही पता चलेगा जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या जनता बदलाव चाहती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बयानबाजी होती है इसका असर चुनावी माहौल पे देखने को मिलता है। साफ तौर पे आज आपने देखा आज किस तरीके से आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन इसी बीच एक रिएक्शन भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। ठीक है अंकिता, वापस आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। कमीशन से मिले हैं, इस डेलीगेशन में हमारे वरिष्ठ मंत्री, देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मैं कानून मंत्री मेघवाल जी,
पार्टी का महासचिव अरुण सिंह जी और पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज ओम पाठक जी फुल कमीशन से मिले हैं। हम लोग बहुत ही दुखी मन और बहुत ही आक्रोशित होकर प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कि कांग्रेस की डिक्शनरी में जितनी भी गाली गलौज अब शब्दों की संख्या होगी उससे अधिक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कांग्रेस के वर्तमान बुजुर्ग नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, उससे पहले की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सभी बड़े नेताओं ने, क्योंकि वह गरीब परिवार से निकल करके अति पिछड़ी जाति से निकल करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यह अपशब्द, यह गाली और माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकी कहना यह माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता को गाली दी गई है, उनका अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का आदर नहीं किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस बहुत घटिया राजनीति पर उतर आई है। देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनको कुर्सी से हटाने की तमाम कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती, जनता का आशीर्वाद होता है। और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग 4 राज्य जीत चुके हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार। अभी 5वां राज्य पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं। तीसरी बार 2027 में यूपी में सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास दम है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास हमारे खिलाफ मुद्दा है, तो आप जनता की अदालत में आइए और जनता की अदालत में आप जो भी लड़ाई है वो लड़िए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अगर आप शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहा जाएगा, तो न केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, न भाजपा का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त करेगा, न भाजपा का वोटर बर्दाश्त करेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि अगर प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जाएगा, तो इसे ना ही केशव प्रसाद मौर्य सहन करेंगे, ना ही बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसी बातों को सहन करेगा। चलिए, न्यूज रूम से मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। अंकिता, आप कुछ कह रही थी, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, साफ तौर पर निशा, जिस तरीके से आपने चुनाव आकलन की बात की थी, तो देखिए अभी इसको लेकर कुछ भी कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि साफ तौर पे देखिए अभी नया मुद्दा है। साफ तौर पे डेलीगेशन आज ही चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए गया था और साफ तौर पे इस मुद्दे को और भी ज्यादा तुल मिल सकती है, क्योंकि देखिए हमने लास्ट टाइम देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर जिस तरीके से वो वीडियो जारी किया गया था, जो AI वीडियो उसको करार दिया गया था। तो साफ तौर पर देखिए इस तरीके के मुद्दे चुनावी माहौल में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप जो रिजल्ट की बात कर रही थी निशा, तो हमने देखा किस तरीके से बिहार में कांग्रेस को किस तरीके से मात खानी पड़ी थी, और देखिए अभी तमिलनाडु में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि तमिलनाडु में किस तरीके से कांग्रेस और वामपंथी दलों का दबदबा है। तो देखिए निशा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और किसको इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या रिएक्शन इस पर आया, क्योंकि शिकायत तो हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है इस पर? देखिए साफ तौर पे निशा, अभी शिकायत गई है इलेक्शन कमीशन के पास। अभी तक औपचारिक तौर पे इलेक्शन कमीशन के तरफ से इस पे कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने एक पत्र लिखा है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये चीज पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप टेररिस्ट कह रहे हो और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को टेररिस्ट कह रहे हो, तो साफ तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको यूं ही छोड़ने वाली नहीं।
अभी हमने देखा किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ना ये केशव प्रसाद मौर्य सहन करेंगे और ना ही देश का कोई व्यक्ति सहन करेगा। तो साफ तौर पे देखिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को देश का मुद्दा बनाएगी, क्योंकि देखिए हमने लास्ट टाइम भी जिस तरीके से मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि प्रधानमंत्री की मां का जो वीडियो जारी हुआ था उसको लेकर किस तरीके से देश की मां का वीडियो बना दिया गया था, तो कहीं ना कहीं इसको भी देश का मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नजर आ सकती है। निशा बिल्कुल अंकिता, लेकिन जो ये इमोशनल कार्ड खेला जाता है बार बार आपने देखा होगा कि जब जब प्रधानमंत्री का अपमान होता है, गलत है क्योंकि जिस सम्मानित पद पर वो हैं इस तरीके से उन पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जब भी अपमान होता है और जो बीजेपी के इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करती है और हमेशा कनेक्ट करती है कि 140 करोड़ देशवासियों का अपमान हुआ है, कैसे पॉसिबल है? आप देखिए ना क्यों उसे बार बार लोगों से जोड़ा जाता है, और आधे से ज्यादा तो ऐसे लोगों से जहां लोगों को मतलब ही नहीं रहता इन सब चीजों से कि किसका अपमान हो रहा है किसका नहीं। ये हम मानते हैं कि ऐसे सम्मानित पद पर हमारे प्रधानमंत्री को अगर ऐसा कहा जा रहा है तो सरासर गलत है। साफ तौर पे निशा, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जो साफ तौर पे हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, और साफ तौर पे इसको लेकर जो कोई भी अगर प्रधानमंत्री को लेकर कोई भी छोटी या टिप्पणी हो या बड़ी टिप्पणी हो उसका देश का मुद्दा बना दिया जाता है। तो देखिए चुनावी माहौल है और जो इमोशनल कार्ड है, जितने भी कार्ड है इलेक्शन के समय में सारे कार्ड्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। साफ तौर पे कोई मौका जाने नहीं देना चाहता है। देखिए मौका वैसे भी बहुत कम हाथ लगता है, और अगर इस तरीके के बयान आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को आप टेररिस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि देखिए आज ही वो दिन है 22 अप्रैल। टेररिस्ट के लिए ये दिन कैसा था आप सबको याद होगा, पहलगाम में किस तरीके से अटैक किया गया था। तो साफ तौर पे देखिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि किस तरीके से हम आतंकवाद से खुद को बचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर दिया था। तो साफ तौर पे देखिए काफी सेंसिटिव मामला है, और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं जब वो बयानबाजी करते हैं या कोई भाषण देते हैं तो अपने शब्दों का चयन बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। निशा, अंकिता बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और